हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन गुरुकुल के डेली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा फोकस 5 और 6 जून के न्यूज़ पे रहेगा। तो बिना डिले के स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले रिवीजन करेंगे जो कल के करंट अफेयर्स आए थे, उसमें से हम रिवीजन और वैल्यू एडिशन करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन। तो हमने ये देख रखा है। तो डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज तो सही है, और बाउंड्रीज भी डिटरमाइन करता है कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, और साथ ही साथ इसमें आइडेंटिफाई भी करता है सीट्स रिजर्व फॉर एससी एंड एसटी बट नॉट फॉर ओबीसी। ओबीसी का कोई रिजर्वेशन नहीं है पॉलिटिकल सिनेरियो में। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। तो यहाँ पे कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है? यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट आपका सी हो गया। अगला क्वेश्चन, जो ट्यूलिप इनिशिएटिव था वो तो हमने कल पढ़ रखा, तो आज वैल्यू एडिशन कर लेते हैं। तो कि इसका क्या मेन ये जो इसका थीम क्या है, ठीक है। तो थीम क्या है? तो थीम हमारा है एस्पिरेशनल इंडिया, और ये जो डूइंग बाय लर्निंग एंड लर्निंग बाय डूइंग है, ये हमारा अप्रोच है। तो ये आप अपने नोट्स में ऐड कर ले ताकि आपका वैल्यू एडिशन हो जाए। हमने देखा था कि कैसे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में एग्रीमेंट हुआ था, और वो क्या था? उसका फर्स्ट बाइलैटरल वर्चुअल समिट था। तो उसमें जो सबसे बड़ी एग्रीमेंट जो नाम है वो म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट। ये और देशों के साथ भी हमारा है ऐसा एग्रीमेंट, लेकिन जो रिसेंटली अभी हुआ है उसके बारे में हमने क्वेश्चन दिया है। तो ये इसका आंसर क्या हो गया? ऑस्ट्रेलिया हो गया। अब चलते हैं, ये जो क्वेश्चन था इकोनॉमी का, हमने पहले भी बता रखा है कि इकोनॉमी में की वर्ड्स पे क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो रियल जीडीपी क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, करेंट प्राइस क्या होता है, और ये जो कांस्टेंट प्राइस क्या होता है। तो ये सारे पे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही सिंपल बेसिक लेवल के, अगर आप ईपीएफओ का एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर कोई और भी एग्जाम देने जा रहे हैं, ऐसे ही बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाने का स्टैटिक पार्ट से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होता है। तो इसका क्या आंसर है? हमने क्या किया था, इसको इंटरचेंज कर दिया था। रियल का डिफिनीशन ये है, नॉमिनल का डिफिनीशन ये है। तो इसका आंसर क्या हो गया? नन ऑफ द अबव। आप जब भी इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो ऐसे कीवर्ड्स का आपको लिस्ट बनाते जाना है, का डिफिनीशन पढ़ के और समझ लेना है, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। अगर आप समझे नहीं रहेंगे तो आपको कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होगा कि अच्छा ये रियल का था या नॉमिनल का था। हम लोग जब इकोनॉमी क्लासेस लेंगे तो यह सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और जो जिन लोगों ने कमेंट करके या फिर जो पोल था हमारा टेलीग्राम, उस पर आंसर सही दिया है, उनको बहुत ही मैं बोलूँगा कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, और ऐसा करते रहें ताकि आपका जो रिवीजन पार्ट है वो मेंटेन रहे। रिवीजन पार्ट अगर आप नहीं करते हैं तो सिर्फ लेक्चर देखने से आपका काम नहीं चलने वाला है, आप क्वेश्चन गलत करेंगे ही। अब चलते हैं हम लोग इकोनॉमी एंड डेवलपमेंटल इश्यूज के न्यूज़ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ है, एक पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाई गई है। किसने बनाया है ये? तो आरबीआई ने बनाया है। इसका कितना फंड का अमाउंट है? तो 500 करोड़, और उसमें से 250 करोड़ आरबीआई ने जमा कर दिया है, और बाकी जो आधा फंड है वो कहाँ से आएंगे? जो बैंक कार्ड इशू करते हैं, कार्ड इन द सेंस एटीएम का डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड, वो जो इशू करते हैं उन लोगों से आएगा। और जो कार्ड नेटवर्किंग ऑपरेटर्स हो गए, जैसे ये हो गया कार्ड इशूइंग बैंक्स, तो ये एसबीआई हो सकता है, और भी डिफरेंट टाइप के बैंक्स हो सकते हैं। और कार्ड नेटवर्क ऑपरेटिंग कौन करते हैं? जैसे रुपे हो गया, वीजा हो गया, आपका मास्टर हो गया, ये सब क्या है? कार्ड नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये सारे और ये दोनों मिलकर बाकी फंडिंग करेंगे। और इसमें क्या एम क्या है? तो जो पॉइंट ऑफ सेल इंफ्रास्ट्रक्चर है, पॉइंट ऑफ सेल जो होता है, जो आप मॉल वगैरह में जाते हैं तो वहाँ कार्ड स्वाइप करके जो आपका पैसा काटते हैं, उसी को पॉइंट ऑफ सेल बोला जाता है। तो उसका फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने के लिए। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि आरबीआई ने इस फंड को सेटअप किया है, और इसका मैनेजमेंट कौन करेगा? तो फंड विल बी गवर्नड थ्रू एन एडवाइजरी काउंसिल, बट इट विल बी मैनेज्ड एंड एडमिनिस्टर्ड बाय आरबीआई। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब एक और भी चीज न्यूज में आ रही थी, तो उसको क्वेश्चन करके सॉल्व कर लेते हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो क्या है इसके बारे में जो स्टेटमेंट है, इसमें से हमें
चूज करना है कौन सा स्टेटमेंट कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है, ठीक है। तो इट इज अ फुल्ली गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1957 टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स बाय प्रोवाइडिंग क्रेडिट इंश्योरेंस सर्विस। तो ये आपका बिल्कुल सही है। और जो सेकंड स्टेटमेंट है कि द ईसीजीसी प्रोवाइड्स एक्सपोर्ट, क्या करता है ये जो कॉरपोरेशन है वो क्या करता है, एक तो गवर्नमेंट ओन्ड है और जो करता क्या है, तो ये क्रेडिट इंश्योरेंस टू बैंक्स प्रोवाइड करता है, बैंक्स को क्रेडिट इंश्योरेंस, एक्सपोर्ट स्पेशली एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है जो नुकसान हो जाता है कभी प्री एंड पोस्ट शिपमेंट स्टेजेस में, और उससे जो बैंक जो लोन देते हैं इन सारी चीज़ों से रिलेटेड है। तो इसमें ज़्यादा आपको दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, ये आपका इसका ये भी स्टेटमेंट सही है। और अब आखिरी स्टेटमेंट में देखते हैं, तो इट फंक्शंस अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत था। क्यों गलत है, क्योंकि ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री के अंदर आता है। कोई भी एक्सपोर्ट से रिलेटेड बातें होंगी तो हमेशा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ही यूजुअली आता है, ये आप ध्यान दीजिएगा। तो चलिए इस स्टेटमेंट इसमें थोड़ा सा रॉन्ग हमने मिस कर दिया था, ये हम ऐड कर देंगे। अब चलते हैं पॉलिटी के न्यूज़ में। पॉलिटी के न्यूज़ में गुवाहाटी हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया है जो नागालैंड असेंबली के स्पीकर हैं कि आप जल्दी से जो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स हैं उस पर एक्शन लीजिए। विद इन 6 वीक्स आप एक्शन लेके बताइए कि ये डिस्क्वालिफाइड हैं या नहीं। तो डिस्क्वालिफिकेशन या फिर जो इसको डिफेक्शन भी बोलते हैं, डिफेक्शन लॉ, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा एक क्वेश्चन करके जान लेते हैं और साथ ही साथ बाद में हम वैल्यू एडिशन भी कर लेंगे, क्योंकि ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और इस पे क्वेश्चन आते ही नहीं है, आते बहुत बार पूछे जा चुके हैं। क्या क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। द 10th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट एंटी डिफेक्शन लॉ। तो हाँ बिल्कुल डायरेक्टली यही क्वेश्चन आ जाता है कि 10th शेड्यूल किस चीज के बारे में बात करता है। ऑफिशियल लैंग्वेज बोल देगा, स्टेट लिस्ट बोल देगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आपने शेड्यूल को रिवाइज नहीं कर रखा है 2-3 बार। और जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स होंगे वो कई बार ये सारी चीजें उनके कहीं भी पढ़ते रहते हैं, न्यूज में कहीं भी आते रहता है, वो नोटिस करते रहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही इजी हो जाता है। द 10th शेड्यूल वर इंसर्टेड इन कॉन्स्टिट्यूशन बाई इन 1985 बाई 52nd अमेंडमेंट। तो ये भी आपका सही है, इसमें ध्यान देने वाली है 52nd अमेंडमेंट। और जो डिसीजन होता है कि वो क्या होता है, वो डिसीजन जो होगा वो कौन लेगा, तो चेयरमैन ऑफ द हाउस। अगर राज्यसभा के मेंबर का एंटी डिफेक्शन की बात करेगी, डिस्क्वालिफिकेशन की बात होगी, तो उसका डिसीजन राज्यसभा के चेयरमैन लेंगे। अगर लोकसभा है तो उनके स्पीकर लेंगे। और ये जो डिसीजन होता है वो फाइनल होता है और इट कांट बी चैलेंज इन द कोर्ट ऑफ लॉ। यही आपका ओरिजिनली प्रोविजन था कि इट कांट बी चेंज इन द कोर्ट ऑफ लॉ, बट लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने है ये प्रोविजन को स्टक डाउन कर दिया है कि नहीं, जो डिसीजन है वो तो फाइनल है, लेकिन अगर कोई बहुत ही ज्यादा वैसी चीजें हो रही है जो प्रिंसिपल के अगेंस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो दैट कैन बी चेंज्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो लॉ कुछ भी लिखा हुआ हो, सुप्रीम कोर्ट उसको इंटरप्रेट करती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला कि हाँ लॉ ये बोलता है, तो आपको वो मान के चलना है कि हाँ यही बोल रहा है, भले ही उसका वर्ड कुछ और हो। तो इसका आंसर क्या हो गया, कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट सी हो गया। और एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाइज फॉर बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज। ये बहुत ही कॉमन नॉलेज है और ये आपको पता होना चाहिए। तो डिस्क्वालिफिकेशन किस किस ग्राउंड्स पे, अगर आपने पॉलिटी पढ़ रखी है तो ये तो आपको पता होगा। तो ये क्या 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 है, जिनको पता है वो ये क्वेश्चन सॉल्व करके कमेंट करें, तब तक हम लोग ये थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर आप इलेक्ट हुए हैं और आपने जैसे बीजेपी की पार्टी से आप इलेक्ट हुए हैं और बाद में आपने बीजेपी का मेंबरशिप छोड़ दिया, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। या फिर आप बीजेपी कोई बिल पे वोट करने जा रही है कि हाँ सोशल सिक्योरिटी कोड पे वोट करना है, उन्होंने बोल दिया कि सोशल सिक्योरिटी आप वोट ही नहीं किए, तो या फिर उसके अगेंस्ट में वोट कर दिया, तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं अनटिल अनलेस पार्टी आपके एक्शन को या तो पहले से ही आप पार्टी से परमिशन ले रखे हैं या फिर आपकी पार्टी ने 15 दिन बाद वो आपके जो किया है उसको माफ कर दे, तो आप डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। अगर कोई इंडिपेंडेंटली खड़े हो के आप इलेक्शन जीते हैं और बाद में आपने कोई पार्टी ज्वाइन कर ली, तो आप फिर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। साथ ही साथ जो नॉमिनेटेड मेंबर होंगे, ये देखिए ये थोड़ा सा टिपिकल टाइप लग रहा है, लेकिन आप जो पॉलिटी पढ़ेंगे सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो बहुत ही ईजी लगेगा। जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वो 6 मंथ
मंथ के अंदर अगर पार्टी ज्वाइन नहीं करते हैं और बाद में ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तो चलिए ये तीन डिस्क्वालिफिकेशन। इसमें एग्जाम्पशन क्या है? तो एग्जाम्पशन की बात होती है तो लॉज अलाउज पार्टी टू मर्ज विथ अनदर पार्टी, जैसे एक बड़ी पार्टी है और एक छोटी पार्टी है, जो भी है दो पार्टी है, अगर दोनों मर्ज होते हैं और इसके 2/3 मेंबर, मतलब एक मेंबर अगर जाएगा इस पार्टी में तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, लेकिन 2/3 एक साथ 2/3 हिस्सा के लोग जाके इस पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे तब वो एग्जेम्प्टेड होंगे और तब उसका डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। तो इसी के का क्रिटिसिज्म आता है कि ये बोलते हैं, लोग बोलते हैं, जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं वो बोलते हैं, स्कॉलर्स वो बोलते हैं कि आपने तो ये जो बोलते हैं ना रिटेल, होलसेल और रिटेल, तो आपने रिटेल तो डिफेक्शन बंद कर दिया कि एक एक जाएगा तो नहीं, लेकिन होलसेल जो डिफेक्शन होता है उसको बंद नहीं किया, यानी कि जो एक साथ बहुत सारे लोग, मतलब अगर हॉर्स ट्रेडिंग का आपने नाम सुना होगा, तो यानी आपको अगर खरीद बिक्री करनी है तो एक एमएलए और एक एमपी खरीदने से नहीं काम चलेगा, आपको होलसेल खरीद बिक्री करने के लिए अलाउ करता है। लेकिन तो बहुत क्रिटिसिज्म आता है इस लॉ का और बोला जाता है कि इसको हटा देना चाहिए। बहुत सारे कमिटीज ने ये रिकमेंडेशन किया है, इवन लॉ कमीशन ने भी ये रिकमेंड किया है। इन सच सिनेरियो द मेंबर हु डिसाइड, और ऐसा होता है अगर 2/3 मेंबर अगर भाग गए तो वो भी ना तो डिस्क्वालीफाई होंगे और जो बच गए वो भी डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। अब ये क्वेश्चन है, इंडिया ए गोल्फर्स पैराडाइज वेबिनार सीरीज कौन से मिनिस्ट्री की इनिशिएटिव है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स की इनिशिएटिव नहीं है, ये आपको बहुत लग सकता है, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये हमने दे दिया। कंसीडर द फॉलोइंग इनिशिएटिव ऑफ कोल इंडियाज आर्म। कोल इंडिया का एक पार्ट है वेस्टर्न कोलफील्ड, उसने 2 इनिशिएटिव लिए हैं। एक तो संवाद ऐप, तो ये क्या करता है, ये आपके एम्प्लॉइज और स्टेक होल्डर्स जो हैं उनको डिजिटली कनेक्ट करता है, तो ये आपका स्टेटमेंट सही है। और WCLI क्या है? तो वेस्टर्न कोल लिमिटेड आई क्या है? तो ये मॉनिटर करेगा कोल माइनिंग ऑपरेशंस, तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ बोथ हो गया। और ये आपका थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसे इनिशिएटिव, ऐसे संवाद, ये सब वर्ड होते हैं ना, तो ये सारे वर्ड्स आने के प्रोबेबिलिटी बढ़ जाते हैं। अब चलते हैं, पुलिस ने एफआईआर फाइल किया है देवांगा कलिता के ऊपर, तो किस चीज के कौन से एक्ट के अंदर? अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है, क्योंकि हमेशा ये न्यूज में आते रहता है और बहुत ही ड्रैकोनियन या बहुत ही हार्श लॉ माना जाता है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जिनको नहीं पता है वो उनके लिए हम लोग थोड़ा सा जानकारी भी ले आए हैं, क्वेश्चन भी कर लेंगे और थोड़ा सा देख भी लेंगे, तो आपको पूरा क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। तो क्या है ये उपा एक्ट क्या है? तो ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, जो आपको अगर इसमें पकड़े गए तो जैसे होता है ना कि 24 घंटे के अंदर आपका कोर्ट में पेशी करना है, इसमें आप पकड़े गए तो जो चार्जशीट होता है कि किस लिए पकड़ा गया है, उसके लिए मैक्सिमम टाइम लिमिट 180 दिन है। मतलब 180 दिन तक आपको पुलिस पकड़ के रखेगी और वो चार्जशीट भी फाइनल, पुलिस यानी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पकड़ के रखेगी, और चार्जशीट फाइंड करने का जो लिमिट है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब आप समझ लीजिए कि आपको 6 महीने तक तो आपको जेल में ही या फिर पकड़ के ही रखा जाएगा, और आपको ये भी नहीं बताया जाएगा फाइनली कि आप कौन से चार्जेस के अंदर पकड़े गए हैं। और ये फर्दर भी एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन उस समय आपको कोर्ट को बताना पड़ेगा कि क्यों हमने ये एक्सटेंड कर रखा है, क्यों हम लोगों ने अभी 6 महीने से कोई चार्जशीट फाइल की नहीं है। तो ये एक्ट के बारे में तो ये थोड़ा सा जानकारी लिए, क्वेश्चन करते हैं तो और भी जानकारी मिलेगी। तो एक्ट, इसमें हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। तो एक्ट असाइंस एब्सोल्यूट पावर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय विच, एब्सोल्यूट पावर है कि कोई भी एक्टिविटी को अनलॉफुल वो बना सकती है बाय, मतलब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू ही आपने ऑफिशियल गैजेट में आपने नोटिफाई कर दिया कि कल से जो है कि लेट्स से कि कुत्ता को मारना, या मतलब इन्वायरमेंटल जो कानूनों को तोड़ रहे हैं, जैसे आपने सुना था कि हाथी को किसी ने पाइनएप्पल खिला दिया, बाद में क्लैरिफिकेशन आया कि ऐसा नहीं था, लेकिन मतलब उस एक्ट को भी ये लोग ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करके अनलॉफुल एक्टिविटी वो
डिक्लेयर कर सकते हैं। हालांकि ये नहीं करेंगे, लेकिन मतलब ऐसा कानून में प्रोविजन है कि सिर्फ एग्जीक्यूटिव, क्योंकि लॉ बनाने के लिए लेजिस्लेचर का परमिशन लेना होता है, लेकिन इसमें डायरेक्टली आप एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से आप कोई भी एक्टिविटी को अनलॉफुल डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है। इसमें जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो आपका डेथ पेनल्टी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। बोथ इंडियन और कोई फॉरेन नेशनल भी है वो भी इस एक्ट के अंदर चार्ज किए जा सकते हैं। यानी फॉरेन टेररिस्ट लोग अगर आ गए यहाँ पे अनलॉफुल एक्टिविटी कर रहे हैं तो उनको भी इस एक्ट के अंदर 6 महीने पकड़ के रखा जा सकता है। इट विल बी एप्लीकेबल टू द ऑफेंडर्स इन डिफरेंट मैटर इन डिफरेंट मैनर इफ क्राइम इज कमिटेड ऑन फॉरेन लैंड आउटसाइड इंडिया। तो ऐसा नहीं है, अगर आप आउटसाइड, यहाँ पे स्टेटमेंट सेम है, अगर आप आउटसाइड इंडिया के बाहर भी अगर कोई ऐसा काम कर रहे हैं तो भी आपको सेम ट्रीटमेंट मिलेगा। मेनली क्या होता है कि इस एक्ट में जो लोग सिसेशनिस्ट टेंडेंसीज, यानी लेट्स से कि असम के कोई उग्रवादी संगठन है या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है और वो इंडिया से बाहर जाके लेट्स से बर्मा में जाके या चाइना में जाके ऐसा प्लॉट कर रहे हैं कि असम को इंडिया से बाहर निकालना है, तो वो इसके अंदर चार्ज होंगे। और ऐसा नहीं है कि आप इंडिया के बाहर ये काम कर रहे हैं तो आप इसको आपको डिफरेंट ट्रीटमेंट मिलेगा या आपको सेम ट्रीटमेंट मिलेगा। तो इसका रॉन्ग स्टेटमेंट क्या हो गया, डी हो गया। और इसमें जो अमेंडमेंट हुआ था 2004 के अमेंडमेंट में, ये टेररिस्ट एक्ट उसमें ऐड कर दिया गया, यानी टेररिस्ट लोगों को भी इस एक्ट के अंदर चार्ज किया जा सकता है। और साथ ही साथ 2004 तक जो मेनली था, जो हमने देखा कि जो सिसेशनिस्ट और सेसेशनिस्ट जो टेंडेंसीज थी ऑफ टेरिटरी, वो मेनली वो एक्टिविटी इसमें चार्ज होते थे। हाँ, रिसेंटली 2019 में भी अमेंडमेंट बिल लाया गया है और उसमें क्या लाया गया है कि कोई भी इंडिविजुअल, पहले तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को कर दिया जाता था, अब कोई इंडिविजुअल को भी आप टेररिस्ट घोषित कर सकते हैं। जैसे टेररिस्ट है अगर कोई, तो कोई ऑर्गेनाइजेशन से यूजुअली लिंक्ड होता है, बिना लिंक किए हुए भी आप इंडिविजुअल को आप टेररिस्ट एज ए टेररिस्ट घोषित करके आप उसको इस लॉ के अंदर चार्ज कर सकते हैं। ये एक्ट एम्पावर करता है, तो जो डायरेक्टर जनरल ऑफ NIA जो एजेंसी है उसके डायरेक्टर जनरल के पास पावर होता है कि सीजर और अटैचमेंट कर सके अगर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो। और साथ ही साथ जो इन्वेस्टिगेशन है वो इंस्पेक्टर रैंक के, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मैंने दे दिया इनकेस अगर बहुत ज़्यादा डीप में क्वेश्चन आए तो आप कर सकें, ये आप पढ़ लीजिएगा। ये तो हो गई बातें। अब एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं जो कि रिसेंटली न्यूज़ में रहा है कि क्योंकि असम में लिंचिंग हुई थी, उससे रिलेटेड न्यूज़ में रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, किस स्टेट ने ना तो बिल या लॉ लेके आए हैं लिंचिंग के अगेंस्ट। तो मणिपुर फर्स्ट स्टेट है जिसने ये लॉ लाया था, तो मणिपुर तो ऐसा नहीं हुआ। आपका जो राजस्थान है उसने भी लॉ पास कर रखा है, वेस्ट बंगाल ने भी बिल ले आया है। तो ये तीनों के पास लिंचिंग के अगेंस्ट कुछ ना कुछ प्रोविजंस हैं, लेकिन असम में नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो गया, असम। अब चलते हैं साइंस के तरफ। तो साइंस में क्या है, तो लाइडार बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। तो उसमें क्या क्या होता है लाइडार, तो लाइडार जो था पहले जो बोला जाता था वो लाइट रेडार को मिला के, लाइट का LI और रडार का DAR मिला के लाइडार टर्म बनाया गया था, यानी लाइट बेस्ड रडार। जैसे हम अपने सोनार सुना होगा, ये हो कि किस चीज से बना है, साउंड रडार, ठीक है। तो ये हो गया सोनार, मतलब साउंड के बेसिस पे रडार का काम कर रहा है तो वो सोनार। उसी तरह से लाइट के बेसिस पे जो काम करेगा वो लाइडार होता है। और लेकिन अब इसका एक एक्रोनिम चेंज कर दिया गया, अब इसको यूजुअली लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग बोला जाता है। जैसे सोनार का भी आप सुनेंगे कि सोनार का भी आप कुछ ऐसा ही है, वो कमेंट करके बताइए कि क्या क्या इसका फुल फॉर्म है। और या फिर इसको लेजर इमेज डिटेक्शन एंड रेंजिंग भी बोला जाता है एक्रोनिम। तो आपसे अगर पूछा जाए तो आप इनमें से अगर कोई है तो उसको सिलेक्ट कर सकते हैं एक्रोनिम, ठीक है। अब चलते ये कैसे वर्क करता है। जैसे एक सोर्स होता है, यहाँ से लाइट हम लोग लेजर लाइट होता है, वो लेजर लाइट कोई भी जैसे ऑब्जेक्ट है उससे रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है और वो डिटेक्ट करता है। इसमें एक डिटेक्टर होता है, वो डिटेक्ट कर लिया। और जो टाइम लैप्स हुआ, जैसे ये टाइम लैप्स हुआ, जो टाइम T लगा इसको रिफ्लेक्ट होके वापस आने में, उससे हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है। तो एक टाइप से मेनली ये हो गया, ये इसका किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये हमने बेसिक प्रिंसिपल हमने समझ लिया।
तो क्या न्यूज में रहा है कि आर्कोलॉजिस्ट आर यूजिंग डाटा टू कंटिन्यू देयर रिसर्च, जो है लाइडार डाटा है उसको यूज करके, और क्या बना रहे हैं, हाई रेजोल्यूशन मैप्स बना रहे हैं यूजिंग लेजर लाइट्स। लेजर लाइट्स का यूज करके वो लोग हाई रेजोल्यूशन मैप्स बना रहे हैं। यानी इसका एप्लीकेशन आपको एक ऐड कर लेना है जहां भी आपने लिख रखा है कि हाई रेजोल्यूशन मैप्स बनाना, तो इसका एप्लीकेशन है। और ये बाकी चीज़ें हमने देख ली है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली एक टाइप से। उसके अलावा हमने यहाँ पे थोड़ा सा और भी वैल्यू एडिशन दे दिया है। अब क्वेश्चन कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लाइडार, एंड इसमें करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। तो प्रिंसिपली इसमें क्या है, क्या एक लेजर लाइट होती है, अभी हमने देखा, एक स्कैनर होती है और एक जीपीएस रिसीवर भी होता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। इसका यूजेस आप टेरेस्ट्रियल, आप लैंड पे यूज कर सकते हैं, हवा में यूज कर सकते हैं, और साथ ही साथ मोबाइल एप्लीकेशन भी है। ये जब हम लाइडार पढ़ेंगे तो मोबाइल और कैसे इसको वाईफाई में यूज भी किया जा सकता है, ये सारी चीजें भी पढ़ेंगे। और मोबाइल दूसरा भी हो सकता है कि मतलब मूव कर, मतलब एक छोटा सा डिवाइस है उसका मोबाइल एप्लीकेशन भी हो सकता है। तो दोनों दोनों एंगल से अगर इसका अगर आप इसको एलाबरेट करेंगे इस वर्ड को, तो दोनों एंगल से ये सही है। द टेक्नोलॉजी ऑल्सो यूज्ड इन कंट्रोल एंड नेविगेशन ऑफ सम ऑफ द, हाँ ये आपका ऑटोनॉमस कार्स में भी ये टेक्नोलॉजी होता है यूज, कि अगर कोई गाड़ी पास में आ रही है तो उसका डिस्टेंस डिटेक्ट कर सके। और उसी तरह से आपका स्वचालित जो कार बोले जाते हैं, स्वचालित वाहन बोले जाते हैं, उसमें भी ये टेक्नोलॉजी यूज होता है। लेकिन सिर्फ ये टेक्नोलॉजी यूज नहीं होता है, क्योंकि अगर जहां भी लाइट है और जहां भी फॉग आ गया या बैड वेदर आ गया, आपका दिख नहीं रहा है, फॉग से ज़्यादा स्कैटर हो जा रही है लाइट, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। तो लाइडार के अलावा भी वो दूसरे तीसरे सेंसर्स भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सेम चीज़ लिखा हुआ है, तो ये भी स्टेटमेंट सही हो गया। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट जो न्यूज़ में रहा है कि आर्सेनिक एल्बम बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। तो ये क्या है, आर्सेनिकम एल्बम, ये एक दवा है, एक होम्योपैथिक ड्रग है, तो बिल्कुल सही। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने एडवाइजरी लॉन्च किया था जिसमें ये दवा को रिकमेंड किया था, और यही देख के बहुत सारे स्टेट ने भी इस दवा को रिकमेंड कर दिया है, तो यहाँ बिल्कुल सही है। देयर इज अ साइंटिफिक एविडेंस दैट दिस ड्रग वर्क्स, तो ये तो आपका गलत हो गया, क्योंकि होम्योपैथिक का ही कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि वर्क करता है, तो ये आपका स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो आपका आंसर सी हो गया। अब चलते हैं करंट एंड मिसलेनियस टॉपिक में। करंट एंड मिसलेनियस टॉपिक में वन सन एंड वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड इनिशिएटिव, तो ये किसने लॉन्च किया है, तो इंडिया ने प्रपोज किया है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो फ्रेमवर्क फॉर फैसिलिटेटिंग ग्लोबल कोऑपरेशन which aims at building global ecosystem of interconnected renewable energy। हम लोग ग्रिड बनाने वाले हैं जिसमें बहुत सारे देश को कनेक्ट करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू, और एक टाइप से इंटरकनेक्टेड रिन्यूएबल एनर्जी होगा, और मतलब जिसको खरीद बिक्री करना है वो आसान हो जाएगा। जैसे इंडिया भी पार्ट हो गया, बांग्लादेश भी पार्ट हो गया, और रिन्यूएबल एनर्जी का नेटवर्क बनाएंगे, इस तरह से है ये। तो पेरेंट बॉडी कौन होगी, तो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ग्लोबल कंसेंसस लाना कि शेयरिंग ऑफ सोलर रिसोर्सेज इन 140 कंट्रीज। अभी इनिशियली क्या है, वेस्ट एशिया एंड साउथ एशिया के कंट्रीज पे टारगेट है, और जो ये बाद में जो है ये अफ्रीकन जो है कंट्रीज उसको भी इंक्लूड किया जाएगा। तो इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन इसको लिंक किया जाता है हम लोग, क्योंकि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो पेरिस समिट में बना था उस पे क्वेश्चन लिंक करते हैं, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ भी चुका है, और जो आए हुए यूपीएससी के क्वेश्चन है वो ईपीएफओ एग्जाम में आने के ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हैं। तो इसको भी देख लेते हैं। और डायरेक्टली ये जो डेटा पे उस पर क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको डेटा पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा रिलेवेंट न्यूज़ है। तो इट एम्स एट डिप्लाइंग 1000 गीगावाट ऑफ सोलर जनरेशन कैपेसिटी, सही है। और कितना फंड, तो 1 ट्रिलियन फंड बाई 2030, बिल्कुल सही स्टेटमेंट दोनों। और कब ये एस्टैब्लिश हुआ था, पेरिस डिक्लेरेशन के बाद ये एस्टैब्लिश हुआ था, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। इंडिया अलॉन्ग विथ अदर साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन हैज साइंड एग्रीमेंट, तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। लेटर इन अगस्त 2000 इंडिया ऑल्सो साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर एस्टैब्लिशिंग ग्रिड। देखिए थोड़ा सा लिंक्ड है, यहाँ भी ग्रिड कनेक्टिविटी की बात की जा रही है। तो इंडिया ने ऑलरेडी जो बिम्स्टेक देश हैं, आप कमेंट करके बताइए कि बिम्स्टेक में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं। बांग्लादेश आती है कि नहीं, इंडिया आती है कि नहीं, म्यांमार आती है कि नहीं,
भूटान आता है कि नहीं, नेपाल आता है कि नहीं, ये कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन पर्सपेक्टिव से। प्रेजेंटली हम लोग इस इनिशिएटिव के अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं भूटान, नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश को, और हम लोग प्लान कर रहे हैं श्रीलंका को भी कनेक्ट करने का। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये भी आप कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट न्यूज में चलते हैं। ऑयल स्पिल हो गया रसिया में, कौन सी नदी में हुआ, तो और ये जो नदी का नाम है अम्ब्रनाव नदी, तो ये आपको पता होना चाहिए। और तो ये डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, डीजल ऑयल स्पिल हुआ है और इसके कारण इमरजेंसी लगाया गया है, तो यही आपका एक टाइप से थोड़ा सा बस आपको पता होना चाहिए। इन्वायरमेंट डे हमने देखा था कल, तो इन्वायरमेंट डे पे कौन कौन से इनिशिएटिव आए हैं, हमारे देश ने इनिशिएटिव भी लिए हैं। तो आई कमिट एक इनिशिएटिव है, किस चीज़ के लिए है, तो सेंटर अराउंड बिल्डिंग, जो एनर्जी सेविंग है ना, एनर्जी सेविंग से रिलेटेड ये इनिशिएटिव है। और नगर वन स्कीम, जो जैसे नाम सजेस्ट करता है कि नगर में यानी शहर में यानी अर्बन एरियाज में, वन यानी पेड़ पौधे लगाने का स्कीम है, यानी सिटी फॉरेस्ट का स्कीम है ये। तो ये भी आपको, ये सारे कीवर्ड से डायरेक्टली इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं कि आई कमिट किस चीज़ से रिलेटेड है। तो आप और बहुत ही टिपिकल उसके ऑप्शंस बना देंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए आपको एक दो बार ये सारी चीज़ें देखते रहना चाहिए कि वहाँ आप जाएं, तो अगर बहुत फंसाने वाला भी बनाया हुआ रहेगा ऑप्शंस, तो भी आप इजीली उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। एनर्जी इफिशियंसी बिल्डिंग इनिशिएटिव कौन किस चीज़ से रिलेटेड है, तो ये इट इज़ लॉन्च्ड बाय एनर्जी इफिशियंसी सर्विस लिमिटेड इन पार्टनरशिप विथ यूएस का कौन सा इंटरनेशनल डेवलपमेंट ये जो एजेंसी है उसके मैत्री प्रोग्राम से लिंक्ड है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। साथ ही साथ इनिशिएटिव विल एड्रेस द चैलेंजेस ऑफ रेट्रोफिटिंग एग्जिस्टिंग बिल्डिंग एंड एयर कंडीशनिंग। देखिए ये दोनों लिंक्ड हैं, ये जो आई कमिट और ये, इसलिए हमने ये दे दिया है। तो ये भी स्टेटमेंट इसका सही है बोथ। इसका ये किस लिए दिया गया है, ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इस इनिशिएटिव से, इस एक्शन से दिया गया है। इसमें ये इस क्वेश्चन का एम है कि आपको ये भी चीज़ पता चल जाए, सिर्फ न्यूज़ में सिर्फ आप यही ना पढ़ के छोड़ दें। अब चलते हैं थोड़ा सा एक दो लाइन और देख लेते हैं। साल भर क्या है, तो साल भर एक न्यू कैंपेन है कि साल भर 60 यानी साल भर 60 से कम PM 2.5 लेवल रखना है शहर में। कौन से शहर में, हरिद्वार। ये हरिद्वार बेस्ड जो एक पर्सन है, उन्होंने ये इनिशिएटिव, ये पॉल्यूशन के से अगेंस्ट में ये कैंपेन लॉन्च किया है। तो ये आपको पता होना चाहिए। साल भर 80 क्या है। त्रिपोली एक जगह है लीबिया का, ये आप नाम पता कर लीजिए। अगर आप PPSC सिविल सर्विस से दे रहे हैं तो मैप खोल के उस एरिया को देख लीजिए। पेट्रापोल एक एरिया है, कहाँ का है, तो ये आपका चेक पॉइंट है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, तो आपको वो भी मैप खोल के देख लेना है। और जो नाम चेंज करने वाले का मन नहीं भर रहा है, बहुत सारे शहर का नाम तो चेंज हो ही गया है। अब वो लोग बोल रहे हैं कि अब इंडिया का भी जो नाम है वो इंडिया हटा के सिर्फ भारत कर दिया जाए। तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है, इंडिया का नाम किस से आता है, तो आर्टिकल 1 से इंडिया अपना नाम डिराइव करता है। और बोला जा रहा है कि इंडिया का एक विदेशी नाम है, सिर्फ भारत होना चाहिए। तो एक टाइप से बोल सकते हैं कि अगर ऐसा आ रहा है तो आपको तो ये नहीं जानना है कि कौन का इनिशिएटिव है, क्या ये सही है, क्या ये गलत है। इस पर डिबेट करने से कोई फ़ायदा नहीं। हमारा जो पर्पस है कि हाँ ये कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आर्टिकल 1 बात करता है कि इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो ये पढ़ लिए, बस इतना ही, काम खत्म। इस पर डिबेट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहीं पे आज का हमारा करंट अफेयर सेशन खत्म होता है। आज 2 दिन का न्यूज़ था, क्योंकि बीच में हमने एक कैलेंडर रिवीजन के कारण हमने स्टॉप कर दिया था। हमने न्यू स्ट्रैटेजी भी पब्लिश कर रखी है, आप वो वीडियो भी देख लीजिए कि अगर आप यूपीएससी या फिर ये एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं या दूसरे एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं या ईपीएफओ स्पेसिफिक प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए आगे, वो आप वीडियो देख ले। और साथ ही साथ करेंट तो आप लोग देखते ही रहें। तो चलिए मिलते हैं फिर से कल करंट अफेयर सेशन में।